Next, ladies and gentlemen, आ रहे हैं politician from Indian National Congress, working president of Maharashtra Pradesh Congress, और past में वो cabinet minister रह चुके हैं textiles में, minority development and waqf, and also ex-services welfare. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Muhammad Arif Naseem Khan. स्टेज पे बैठे हुए बहुत ही सीनियर स्कॉलर और इस मुल्क के तानाशाह को शीशा दिखाने वाले, आईना दिखाने वाले जनाब कुलकर्णी साहब, स्टेज पे बैठे हुए दूसरे हमारे साथी औरंगाबाद से एमपी जनाब इम्तियाज़ जलील साहब, इस्लाम जिमखाना के चेयरमैन और एक्स एमएलए, एक्स बॉम्बे स्लम बोर्ड चेयरमैन भाई यूसुफ अबरानी साहब, एमएलए रईस शेख साहब, एक्स एमपी हुसैन दलवाई साहब, एक्स एमएलए वारिस पठान साहब, राहुल दामले जी, सामने बैठे हुए शहर के बहुत ही मुअज़्ज़िज़ हज़रात, अलग अलग सतह पर काम करने वाले हमारे सभी सामाजिक कारकुन और ख़ास करके 97 बैच के आईपीएस जनाब अब्दुल रहमान साहब, मैं अब्दुल रहमान साहब के दर्द को और मुल्क की हालात से जूझते हुए उनकी लिखी गई किताब एब्सेंट इन पॉलिटिक्स एंड पावर, पॉलिटिकल एक्सक्लूसिविज्म ऑफ इंडियन मुस्लिम्स, बहुत सारे इशू है। मैंने किताब का मुताला नहीं किया है, लेकिन मैं रहमान साहब को जानता हूं बहुत सालों से। उनके जज्बात, उनके काम करने के तौर तरीके मैंने बड़े करीब से देखा है और हक के लिए लड़ना कैसे चाहिए वो भी मैंने उनके बहुत करीब से देखा है, क्योंकि उनकी लड़ाई मैंने भी सरकार में बैठकर लड़ी है, इसलिए मुझे उनके बारे में बहुत ज़्यादा मालूम है। लेकिन मुझे दुख उस वक्त हुआ कि जब ये पता चला सीई के खिलाफ उन्होंने इंडियन पुलिस सर्विस से रिजाइन कर दिया है। मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा ये आपको नहीं करना चाहिए था। इम्तियाज़ ने जैसे कहा कि हमें सिस्टम से लड़ना है और जब हम सिस्टम में रहेंगे तभी सिस्टम को की कमियों को दूर कर पाएंगे, तो हमें सिस्टम में रह के ही लड़ना है और उन कमियों को दूर करना है और लोगों को हक और इंसाफ देने में हम कामयाब तभी हो सकते हैं, उसकी कोशिश हमें करते रहना है। मुझे नहीं पता था कि आज तक उनका इस्तीफा रिजाइन नहीं किया है, एक्सेप्ट नहीं किया है। मैं तो कहूंगा कि अगर एक्सेप्ट नहीं किया है तो आप उसको रिटेन लें और सिस्टम में जाएं और सिस्टम में बैठ के लोगों को हक और इंसाफ देने का काम करें। पॉलिटिक्स ठीक है, रहना चाहिए अक़लियत के लोगों को, माइनॉरिटी के लोगों को, दबे कुचले लोगों को सियासत में रहना चाहिए, सियासी शऊर होना चाहिए, सियासत को समझना चाहिए और सियासत को समझ और बूझकर उसके ऊपर तीर चलाना चाहिए, तब उसमें कामयाबी जरूर मिलती है। यहां पर डेमोक्रेसी की बात हुई, सेकुलरिज्म की बात हुई। सब कहते हैं कि क्या
सेकुलरिज्म को मजबूत करने का ठेका सिर्फ मुसलमानों के पास ही है? नसीम खान कहता है हाँ, नसीम खान कहता है हाँ, ये ठेका मुसलमानों के पास ही है। हम सेकुलर थे, सेकुलर हैं और सेकुलर रहेंगे। ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता हमें सेकुलरिज्म का, ये तो हमारे नबी पाक ने भी हमें कहा है, प्रॉफिट फॉर ऑल, प्रॉफिट सबके लिए है। ये तो मजहब भी हमारा सिखाता है। और हम इस मुल्क के बासिंदे हैं, इस मुल्क के सिटीजन है, इस मुल्क के शहरी है, इस मुल्क के नागरिक है। एक एक कानून का, एक एक चीज का, सब चीज का हम एहतराम करेंगे और हम करते आए हैं और हम करेंगे। सेकुलरिज्म को हमने संभाल के रखा है, इसलिए तो हिंदुस्तान जैसा, जिसे इस मुल्क को प्यार और मोहब्बत और भाईचारगी का गहवारा पूरी दुनिया में कहा जाता है, तभी तो बचा हुआ है। कोई तो उस सेकुलरिज्म के झंडे को पकड़ के रखना चाहिए। क्या हम फिरकापरस्त ताकतों के हाथ में सारी चीज दे देंगे? ये नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं है। हमें करना चाहिए। हम सेकुलरिज्म को मजबूत करने में काम करते हैं, लेकिन हम दिखाते नहीं। हमारा कम्युनिकेशन गैप बहुत है। आज हम हिंदू और मुसलमानों के तफरके को लेकर बेचैन हैं, परेशान हैं, और कुछ फिरकापरस्त ताकतें उसका फायदा उठाती हैं और हिंदू और मुसलमानों में दीवार खड़े करके अलग अलग मुद्दों को लाकर, कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पर, कभी शमशान और कब्रिस्तान के नाम पर, कभी हिंदू और मुसलमान के नाम पर इस मुल्क में सियासत करते रहे। ये नई सियासत नहीं है, लेकिन 2013-14 से कुछ ज्यादा बढ़ गई है। भारतीय जनता पार्टी में कुलकर्णी साहब भी थे, अटल जी के बड़े करीब हुआ करते थे, लेकिन अटल जी के करीब भी थे और अटल जी के सलाहकार भी थे कुलकर्णी साहब। जब 2002 में गुजरात हुआ तो इनके जैसे लोगों की सलाह थी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गुजरात की सरजमी पर जाकर कहा कि इस राज का जो राजा होता है उसे नाइंसाफी नहीं करनी चाहिए। ये उनको कहना पड़ा। उन्होंने कहा राजधर्म का निर्वाह होना चाहिए। उस राजधर्म का निर्वाह होना चाहिए। उसी पार्टी का वजीर आजम, उसी पार्टी के वजीर आला को प्रेस के सामने नसीहत देते हुए आपको नजर आया। पूरी दुनिया ने देखा। क्या हुआ? दूध का दूध और पानी का पानी हो गया कि सेकुलरिज्म थोड़ा भी है। जिंदा था सेकुलरिज्म, इसलिए उन्होंने उस बात को गुजरात की सरजमी पर बैठ के कहा। हमारी गलती जो मैं महसूस करता हूं, सबकी अलग अलग राय हो सकती है, यहां पर बैठे हुए हर लीडर की राय अलग हो सकती है, हर इंसान की राय हो सकती है, लेकिन मेरी एक अपनी राय है कि हमारी, खास करके मुसलमानों में, हमारे अंदर जो कमियां हैं, कहीं ना कहीं हमारा कम्युनिकेशन हमारे बिरादर वतन के साथ बहुत कम है। उसे हमें बढ़ाने की जरूरत है। हमें उनके बीच जाने की जरूरत है। हमें उनसे ताल्लुक बढ़ाने की जरूरत है। हमें उनसे अपनी रवादारी बढ़ाने की जरूरत है। हमें इखलाक और प्यार और मोहब्बत उनके साथ में मजबूत करने की जरूरत है। मेरा यह मानना है जिस दिन हम ये सारी चीज कर ले जाएंगे, चाहे आरएसएस हो, चाहे बजरंग दल हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे जितनी बड़ी फिरका परस्त ताकत इस मुल्क में हिंदू और मुसलमान में दीवार खड़ा करने की कोशिश करेगी, वो नाकाम होगी, मुंह के बल गिरेगी, बशर्ते हम अपनी जिम्मेदारी को सही तरह से निभा ले जाएं। रईस ने यहां पे, रईस शेख साहब ने कहा कि कम्युनिटी, यहां पर जिम्मेदारी होनी चाहिए, सारे मुस्लिम नुमाइंदों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। मैं तो ये 2 कदम आगे बढ़कर कहना चाहता हूं, जो मुस्लिम कायद, जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव मुसलमानों के मसाइल पर खामोश बैठे, मुसलमानों के मसाइल को ना उठाए, मुसलमानों के हर हक और इंसाफ के लिए कानून के मुताबिक लड़ाई ना लड़े,
चाहे वो किसी भी पार्टी को आओ, उसकी अगले चुनाव में जमानत जब्त कराने का काम करिए, चाहे नसीम खान उसमें क्यों ना शामिल हो, मैं क्यों ना हूं उसकी जगह पे। अगर मैं अपनी उस जिम्मेदारी को सही तरह से नहीं निभा सकता तो मुझे उस कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं है। मेरे बाप दादा की जागीर नहीं है। नुमाइंदा हमारा ऐसा होने चाहिए जो हमारी सही तरह से तर्जुमानी कर सके, दलाली नहीं कर सके। ऐसे लोगों को नुमाइंदा चुनकर भेजिए, मुत्तहिद होइए, छोड़ दीजिए। बहुत सारी बातें होती हैं। मैं कुलकर्णी साहब से कह रहा था कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 33% वोट मिले, 67% वोट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गया, मोदी जी की लीडरशिप के खिलाफ गया। 2019 में 37% वोट पुलवामा के बाद इमोशनली वोट अटैच हुआ उनके साथ, 37% वोट उनको मिला। लेकिन 63% वोट 2019 में भी विश्व गुरु के खिलाफ हिंदुस्तान की आवाम ने वोट किया। यानी कि अगर 60% वोट हिंदुस्तान की आवाम विश्व गुरु के खिलाफ वोट करती है तो सिर्फ मुसलमान ही नहीं था, उसमें हिंदू भी था, मुसलमान भी था, सिख भी था, ईसाई भी था, दलित भी था, आदिवासी भी था। सब लोगों ने मिलकर वोट किया है। लेकिन हम हारते कमजोर कैसे होते हैं? ऐसे लोग दिल्ली की तख्त पर विराजमान क्यों होते हैं? क्योंकि वो 63% वोट जो विश्व गुरु के खिलाफ गिरा वो टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया गया, बंटवारा हो गया, बंटवारा हो गया। इसलिए 63% वोट जो मोदी जी के खिलाफ दिया वो हार गया और 37% वोट जो उनके हक में गिरा वो 300 से ज्यादा सीट उनकी चुन के आई। रहमान साहब, सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं कुलकर्णी साहब? यही हुआ है। वोटों का डिवीजन, वोटों का बंटवारा, हमें उसको रोकना चाहिए। देश में जमहूरियत है, सभी को चुनाव लड़ने का हक है। बहुत सारी हमारे मुल्क में पार्टियां हैं, अलग अलग अपनी पार्टियों को खड़ा करना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन नुमाइंदा चुनने का हक इस मुल्क की आवाम को है, आपको है। आप ऐसे लोगों को मुत्तहिद होकर चुनिए जो आपकी सही तरह से नुमाइंदगी कर सके, सही तरह से आपकी आवाज बुलंद कर सके, मुल्क की एकजहती को कायम रख सके, जो फिरका परस्त ताकतें चाहती हैं उसको वो रोक सके। सूझबूझ वाला नुमाइंदा होना चाहिए। इसी तरह की बातें मुझे जहां तक पता चली है सारी किताबों में रहमान साहब ने सिफारिश की है और बताई है, लिखी है। तो हमें करना चाहिए। और ये जिस दिन हम कर ले जाएंगे तो ये जो 7, 8, 9 साल से हम रोना रो रहे हैं, रोना पीट रहे हैं, अलग अलग जो महफिलें हो रही हैं, अलग अलग जो डिबेट और बहसें हो रही हैं, ये सब कम हो जाएगी, खत्म हो जाएंगी। हमें ये करना चाहिए। इम्तियाज साहब ने बहुत सारी बातें यहां पर कही। माफ करना इम्तियाज साहब, आप कहते हैं कि आइए सब एक हो जाएं। कैसे एक हो जाए? तेरी तरीका भी बता दो, तरीका भी बता दो भाई, कैसे एक हो जाए। जहां चाहिए वहां आप खड़े हो जाते हैं। बिहार में आप जाके खड़े हो गए। अच्छी खासी सेकुलर सरकार बनने वाली थी तेजस्वी यादव की, सरकार चली गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। आप चले जाते हैं वेस्ट बंगाल चुनाव लड़ने के लिए, जहां कुछ नहीं लेना देना आपका। आप वहां पे हराने की कोशिश करते हैं। आप किसको जिताना चाहते हैं? आप कहते हैं कि हम हारेंगे, हरवाएंगे, हारेंगे, हरवाएंगे, फिर जीतेंगे। क्या करना चाहते हैं भाई आप? हमें ये आपका मुहावरा समझ में नहीं आता। माफ करना, हमें ये मुहावरा समझ में नहीं आता। मैं हालात हजरा पे बात कर रहा हूं। हम हालात हजरा पे यहां पे गुफ्तगू करने के लिए बैठे हुए हैं। आप सारे लोग वक्त निकाल कर आए हैं। मुल्क की हालात क्या है? सियासी हालात, समाजी हालात, सारी हालात पर गुफ्तगू यहां पर हो रही है। रहमान साहब ने किताब लिखी है, सियासी हालात पे लिखी है। एमएलए ज्यादा होने चाहिए असेंबली में,
एमपी पार्लियामेंट में ज्यादा से ज्यादा माइनॉरिटी के होने चाहिए। तो कैसे होंगे? गुफ्तगू ये होनी चाहिए, बहस इस पे होनी चाहिए कि कैसे होंगे। उसके लिए हमें तहरीक चलानी होगी, उसके लिए हमें लाहे अमल तैयार करना होगा। बगैर लाहे अमल तैयार करने से कुछ नहीं होगा। नारे लगाने से, शोर मचाने से सारी चीजें नहीं हो जाती हैं। उसके लिए हमें करना पड़ेगा, मुत्तहिद होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। सभी के साथ हमें हालात पर गौर करना होगा। सवाल किसी नसीम खान का, इम्तियाज जलील का या रईस शेख का नहीं है। सवाल इस मुल्क का है। सवाल नसीम खान जीतेगा कि नहीं, इम्तियाज जलील जीतेगा या नहीं, बाकी के लोग चुन के जाएंगे कि नहीं, सवाल वो नहीं है। सवाल ये देश, ये मुल्क बचेगा या नहीं, देश का संविधान बचेगा नहीं, देश का सेकुलरिज्म बचेगा कि नहीं, सवाल इसका है। हम इस पे बहस हमें मजबूती से करना है और आगे ले जाना है। किसी इंफरादी शख्स के लिए मुल्क नहीं चलता। आज विश्वगुरु बड़ी बड़ी बातें जरूर कर रहे हैं, ये उनका अकेले का हिंदुस्तान नहीं है। देश का संविधान सबके लिए बराबर है। जितनी ताकत, जितना पावर उनको दिए गए देश के संविधान ने वोट के जरिए दिया है, उससे कम नसीम खान के वोट की ताकत नहीं है। इस संविधान ने दिया है, सबकी उतनी ही ताकत है, कोई ताकत में कम नहीं है। लेकिन तरीका बदल गया है, तरीका बदला गया है। देश में एक मुहिम चलाई गई है, पोलराइजेशन किया गया है। जैसे मैंने पहले कहा कि हिंदू और मुसलमानों को सामने सामने लाकर खड़ा किया गया है और ये करने की कोशिश चलते रहती है। आज मैं राज्यपाल, हमारे जो यहाँ के गवर्नर साहब हैं, उनसे हम लोग मिलने गए थे। कल भी मैं उनसे मिला था दूसरे मसाइल पे। 1.5 महीना पहले जब मॉब लिंचिंग हुई नासिक में, तब मैं उनसे जाके मिला। औरंगाबाद का मामला हुआ था, तब मैं उनसे जाकर मिला। हम बात करते हैं, हमारी बात खाली सुनी जाती है, लेकिन मामला तो हो रहे हैं। आज मैंने उनको याद दिलाया कि इतना सब होने के बावजूद कहीं दलित भाई मारा जाता है, उसको फंदे में, पेड़ में लटका दिया जाता है। दामले साहेब, तुम्हाला माहितच असेल नांदेडमध्ये नांदेडची घटना काय कशी घडली आहे ती। आपण त्या दिवशी सताराला जाऊन आला हुसेन भाई। परिस्थिति खराब है, उसको कैसे हमें पहले तो बचाना है, इस सिस्टम को कैसे हमें सही करना है, बात उस पे होनी चाहिए। हमें वो बात करने की जरूरत है, उस पे गौर और फिक्र और सोचने की हमें जरूरत है। इत्तेहाद सबसे बड़ी ताकत है। बहुत पुराना शेर है कि मुंतशिर होगे तो मिट जाएगा वजूद, मुत्तहिद होगे तो ठोकर में जमाना होगा। आपको मुत्तहिद होना पड़ेगा। आपको, मेरी मुराद सिर्फ मुसलमानों से नहीं है, मेरी मुराद इस देश के हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई से है। और उनको मुत्तहिद करने का काम हमें मजबूती से आगे बढ़कर करना चाहिए। आप सारे लोग जो यहां पर बैठे हैं, कोई इंफरादी ताकत लेके नहीं बैठा है, आपके पीछे हजारों की ताकत है। अलग अलग सतह पे आप काम करते हैं। कोई तालीमी सतह पे काम कर रहा है, कोई समाजी सतह पे काम कर रहा है, कोई मेडिकल के क्षेत्र में काम कर रहा है। अलग अलग सतह पर आप काम कर रहे हैं, तो आपकी एक ताकत है। तो इस ताकत को मजबूती से सही रुख में ले जाना है और उसका सही इस्तेमाल करने का काम हमें करना होगा। और जिस दिन ये सारी चीज हम कर गुजरेंगे, महाराष्ट्र से फिर कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में कितना % वोट किस कास्ट का है, किस मजहब के मानने वाले का है, ये माने नहीं रखेगा। सिर्फ आदमी अगर अच्छा और ईमानदार और बेहतर है, उसको हर कौम और मजहब के लोग चुनकर असेंबली में भेजेंगे और पार्लियामेंट में भी भेजेंगे। ये मैं आप सबसे कहना चाहता हूं। मैंने थोड़ा वक्त लिया क्योंकि जो हालात है उस पर हमें गौर करना होगा। हम सरसरी तौर पर बातें करते हैं,
बातें करके गुजर जाते हैं, तनकीद करते हैं, जज्बाती नारे लगा देते हैं, उससे मसले का हल नहीं होना नहीं होगा। हमें थोड़ा संजीदगी अख्तियार करनी होगी। मुझे नहीं पता था कि वारिस पठान पॉलिटिक्स में आएंगे, नहीं तो मैं इनकी सिफारिश ही नहीं करता। वारिस ने भी बताया कि वो वकील थे, जुडिशरी में जाना चाहते थे। मुझे याद है 2013-14 में वारिस एक दिन मेरे पास आए, बोले भाई मुझे जज बनना है, इंटरव्यू चल रहा है। ठीक है, इंटरव्यू चल रहा है, मेरा सिलेक्शन होना चाहिए। मैंने बोला तुम्हारे अंदर, तुम्हारे वालिद भी जज थे, तुम्हारे अंदर सलाहियत है, काबिलियत है, तुम बन सकते हो रिजवान भाई। मैंने लॉ मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी, मैंने बात की। 15 दिन के बाद चुनाव डिक्लेयर हुआ, पता चला कि एमआईएम में गया और सीधा चुनाव में खड़ा हो गया। बहरहाल चुना, जीत के आया। अच्छा लगा कि एक हमारे बीच का एक हमारा नौजवान जो दिल में दर्द रखता है वो असेंबली में पहुंचा है, कौम और मिल्लत के लिए आवाज बुलंद करेगा, काम करेगा। तो खुशी होती है जब अच्छे लोग चुन के जाते हैं, जो काम करते हैं, आवाज बुलंद करते हैं। लेकिन मुल्क की हालात को, सियासत को, महाराष्ट्र की सियासत को हमें समझना होगा, बहुत बारीकी से समझना होगा और उस पर फैसले करने होंगे और फैसला करके उस पर हमें अमल करने का काम करना होगा। ये मैं आपको कहना चाहता हूं। मैं रहमान साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। आपने एक अच्छी किताब बहुत ही प्रैक्टिकल होकर लिखी है, मैं भी उसको पढ़ूंगा, समझूंगा। लेकिन मेरा मशवरा आपको यही होगा, सियासत में आना चाहें तो आपकी मर्जी है, उसका इस्तकबाल होगा, खैर मकदम होगा। लेकिन मेरे ये सलाह रहेगी, जैसे इम्तियाज़ ने कहा, बहुत अच्छी बात कही, इम्तियाज़ भाई कभी कभी अच्छी बात करते भी हैं, तो उन्होंने कही है कि आप, नहीं तो मुझे लगा था कि वो दावत दे देंगे कि आप हमारे पास आ जाइए, हम आपको परभनी से खड़ा कर देते हैं। तो पता चला कि ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे। तो ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। आप अगर आपका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है, आप आईपीएस हैं, 97 बैच के, 97 बैच के आप अधिकारी हैं, आईएएस हैं, और आईएएस आईपीएस, आप आईपीएस हैं। और हम लोगों ने इस महाराष्ट्र में बहुत मेहनत की है कि हमारे बच्चे एमपीएससी में, आईएएस में, आईपीएस बने, यूपीएससी में चुन के जाएं। उसके लिए बहुत सारे हम लोगों ने 10-15 साल सरकारों के मातहत अलग अलग इंस्टीट्यूशन खोलने का काम किया गया, जिसका रिजल्ट थोड़ा आ रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ आ रहा है। तो उसकी कोशिश हमें करना चाहिए, हमें फक्र होगा अगर आप उसी सिस्टम में रहें और सिस्टम में रह के अपनी बात को मजबूती से आगे बढ़ाते रहेंगे तो उसका बहुत बड़ा फायदा आने वाले दिनों में होगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।